नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाएं एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका विस्तार। पिछली जो हमने 2 कक्षाएं पढ़ी, उन कक्षाओं में मुख्य रूप से हमने इस्लाम का उदय, तुर्कों का आगमन और उसके साथ ही गौरी का भारत पर आक्रमण, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो हमारा बीए सेकेंड ईयर में मूल रूप से जो सिलेबस शुरू होता है वो होता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार से। तो आज हम अपने शुरुआती सिलेबस पर पहुंचे हैं। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में एक ऐसा घटनाक्रम है जहां से इतिहास की दिशा और दशा दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। प्राचीन काल के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि बहुत सी विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किए, जिनमें शक, कुषाण, हूण, सीथियन, इन जातियों के बार बार भारत पर आक्रमण होते रहे। परंतु उन आक्रमणों से भारत की संस्कृति पर और भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पड़ता है। अब सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करती है और अपने एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि जो भारतीय इतिहास है वो प्राचीन काल से मध्य काल में प्रवेश कर जाता है। किसी भी अपने इतिहास को जब भी अपने पढ़ते हैं तो उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब अगर ये पूछा जाए कि प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ तक है या मध्यकालीन भारत की इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इन प्रश्नों का उत्तर कोई एक निश्चित तारीख नहीं हो सकती। कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं जो कि पूरे देश में एक व्यवहार के रूप में अलग ही परिवर्तन लेकर आते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों से जिस प्रकार के समाज का निर्माण होता है, जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है, वहीं से क्या है कि हम प्राचीन काल से मध्यकाल के इतिहास में प्रवेश करते हैं। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही प्राचीन काल से मध्यकाल में प्रवेश की एक कड़ी है। हमने पढ़ा 1191 और 1192 में 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहले युद्ध में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है। अब दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय होना कोई एक सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरे भारतीय इतिहास के परिदृश्य को बदल के रख दिया और भारत को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जैसे कि पहले कभी कल्पना ही ना की हो। और यही स्थिति थी सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हमने पढ़ा कि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी के सामने भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई विशेष बाधा नहीं रह गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो कि लगभग उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिनका अजमेर का जो साम्राज्य था, चौहान वंश, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार था, और उन्हें पराजित करने के बाद अब ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई भारत में जो कि गौरी पर विजय प्राप्त कर सके या फिर जो गौरी के लिए किसी प्रकार की समस्या खड़ी कर सके अपने साम्राज्य विस्तार में। तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद गौरी ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमणों की श्रृंखला शुरू की। उसने 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया, इसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया, महोबा, कलिंजर, इन सभी क्षेत्रों को जीता और
अलीनवाड़ा जो कि वर्तमान में पाटन है, गुजरात में स्थान है, जो कि उस समय के गुजरात की राजधानी थी, अलीनवाड़ा को लूट लिया। इस प्रकार राजस्थान में जो प्राचीन राजपूताना था उसमें भी जैसे अजमेर पर अधिकार कर लिया, जो प्रमुख नगर थे उन पर अधिकार किया, और एक भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। लाहौर, मुल्तान ये क्षेत्र तो पहले ही जीता जा चुके थे। अब क्या हुआ, उत्तर भारत में जो साम्राज्य विस्तार था वो शुरू हुआ, और ये साम्राज्य विस्तार ना केवल दिल्ली, अजमेर, कन्नौज तक सीमित रहा, बुंदेलखंड तक सीमित रहा, ये विस्तार धीरे धीरे बंगाल तक भी पहुंच गया। इसी क्रम में जो गौरी है उसके साथ कुछ लोग उन आक्रमणों के समय भारत में आए थे, और जिस प्रकार गौरी साम्राज्य विस्तार करता गया तो गौरी ने अपने गुलामों को उन क्षेत्रों पर राज्य करने का अधिकार प्रदान करता गया। अब हम इसे एक मध्य एशिया की एक परंपरा ही मान सकते हैं कि गुलाम रखने की एक आदिकाल से चली आ रही बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा थी। मोहम्मद जो मौजूदीन गौरी था उसके खुद के कोई संतान नहीं थी, और हजारों गुलाम वो रखता था। और मिन्हाजुस सिराज जो उस समय के समकालीन लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो भी कई जगह पर इस बात का वर्णन करते हैं कि गौरी अक्सर कई मौकों पर ऐसा कहता था कि किसी भी सम्राट के एक या दो पुत्र हो सकते हैं, परंतु मेरे हजारों पुत्र हैं। जिस हजारों पुत्र जो थे वो उसके गुलाम थे, वो अपने गुलामों की बात कर रहा था, और मेरे हजारों पुत्र हैं और जो कि खुतबों में मेरा नाम हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो इस प्रकार गौरी को अपने परिजनों से ज़्यादा विश्वास अपने गुलामों पर था। तो इसी के साथ साथ एक उसका जो सबसे प्रिय गुलाम या सबसे महत्वपूर्ण ओहदेदार गुलाम अपने मान सकते हैं वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उसके साथ रहा, और 1194 में कन्नौज पर जब आक्रमण किया गया जयचंद के विरुद्ध में, तब भी वो उसके साथ था। और कई मौक़ों पर मोहम्मद गौरी ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी स्वीकार किया। तो अब हम पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से होती है, और स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, और जो कि किस प्रकार का जो स्वरूप दिल्ली सल्तनत का रहा। गौरी ने जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया उन क्षेत्रों को अपने एक बार एक नक्शे के मैप ऑफ इंडिया के माध्यम से हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि गौरी का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर रहा। तो भारत के नक्शे में जो आपको ये गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है, ये सारे मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था। अब अपने साम्राज्य की बात करें, वर्तमान रूप में साम्राज्य किस प्रकार का था, जिसमें पाकिस्तान भी, आज का पाकिस्तान भी उसके साम्राज्य में शामिल था। पूर्वी अफगानिस्तान और ईरान का कुछ भाग भी गौरी साम्राज्य में शामिल था। पूर्वी अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण नगर जिसका नाम है गजनी, जो कि इनकी एक प्रकार से सैनिक राजधानी अपने मान सकते हैं, वो रही। मुल्तान, पानीपत और दिल्ली और यहाँ तक जो अधिकार है वो बंगाल तक, मतलब गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में अधिकार था। मुख्य रूप से अपने कहें तो जो उत्तर भारत है वो सारा का सारा जो नियंत्रण था उस पर वो मोहम्मद गौरी का रहा। अब इन क्षेत्रों में गौरी ने आक्रमण किया, इन्हें जीता और अपने गुलामों को सौंपकर वापस अपनी राजधानी चला जाता था। 1205 में जब गौरी उत्तर भारत में कुछ विद्रोहों का दमन करके वापस अपनी राजधानी की ओर, गजनी की ओर प्रवेश जाने लगा, तो रास्ते में जब उसका पड़ाव था झेलम नदी के किनारे पर,
तो वहाँ उस पर जब वो शाम की नमाज अदा करते समय कुछ खोखर जनजाति के लोग थे, उन्होंने गौरी पर आक्रमण किया और गौरी की हत्या कर दी गई। ये घटना है 15 मार्च 1206 की। 15 मार्च 1206 को मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या के बाद सल्तनत की क्या परिस्थितियां रही? वास्तविक रूप में जो दिल्ली सल्तनत थी उसका निर्माण मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ही हुआ। तो अब अपने देखेंगे कि हत्या के बाद की क्या परिस्थितियां रही। उसने भारत में कई अपने सूबेदार, अपने गुलाम जो थे उनको सूबेदारों के रूप में नियुक्त कर रखा था, और उन गुलामों की स्थिति क्या थी, कौन कौन से गुलाम महत्वपूर्ण रूप से उसके साम्राज्य को संचालित कर रहे थे। 1205 में यहाँ इस स्थान पर जो है वो मोहम्मद गौरी की हत्या होती है, झेलम नदी के पास। तो अब अपने देखें तो जो दिल्ली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का सूबेदार था उसका एक प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सूबेदार। एक अन्य गुलाम जो कि मुल्तान और उच्च पर नियंत्रण था, जिसका उच्च जो है वो भी मुल्तान के निकट ही, वर्तमान जो सिंध है पाकिस्तान का प्रांत, उसमें एक क्षेत्र का नाम है उच्च। ठीक है, तो उच्च और मुल्तान का सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा और गजनी का सूबेदार उस समय ताजुद्दीन यल्दौज। 3। चौथा जो उसका प्रमुख सूबेदार था, जो कि बंगाल क्षेत्र पर जिसको नियंत्रण था जिसका, वो था बख्तियार खिलजी। अब मुख्य रूप से अपने देखें तो मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय साम्राज्य को अपने 4 गुलामों में बांट रखा था, जिनमें अपने कह सकते हैं उत्तर और लगभग मध्य भारत, जैसे लाहौर से लेकर दिल्ली और बंदायूं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, उस वो जो अवध का क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक का। वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान और जो उच्च क्षेत्र है उस पर नासिरुद्दीन कुबाचा। गजनी पर अधिकार ताजुद्दीन यल्दौज और बंगाल पर बख्तियार खिलजी। अब ऐबक की मृत्यु, गौरी की मृत्यु के बाद साम्राज्य का क्या स्वरूप होगा और साम्राज्य के विभाजन किस प्रकार से होगा, अब इसको लेकर क्या हुआ कि एक विवाद खड़ा हुआ। तो अब भारतीय साम्राज्य में गौरी के प्रमुख उत्तराधिकारी कितने हुए? 4। अब उन चारों के मध्य इस प्रकार का विवाद कि इनमें से शासक कौन बनेगा, गौरी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। जो 4 दावेदार थे, एक बात इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो 4 दावेदार उत्तराधिकारी थे मोहम्मद गौरी के, चारों ही मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और कई बार ये नाम आता है कि इस वंश को जो है, या सल्तनत काल के शुरुआती वर्षों को गुलाम वंश भी कहा जाता है और ममलूक वंश भी कहा जाता है। 2 नाम ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं अभी कि गुलाम और ममलूक। सल्तनत काल में जो शुरुआती दौर रहा सल्तनत काल का 1206 से लेकर 1290 तक का, इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है और ममलूक वंश भी कहा जाता है।
गुलाम से तो आप समझते हैं सभी कि गुलाम का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया, उस पर सभी प्रकार से उसके मालिक का अधिकार होगा और उसके द्वारा अर्जित की गई सभी प्रकार की गतिविधियां, उसकी संपत्ति, उसकी बुद्धि, सभी जितनी भी उसकी वस्तुएं होगी उन सभी पर उसके मालिक का अधिकार होगा, क्योंकि वो खरीदा जा चुका है और वो अपने मालिक का गुलाम है, दास है। अब बात आती है ममलूक वंश की। ममलूक क्या है? ममलूक वास्तविकता में उन गुलामों को कहा जाता है जिनके माता पिता स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मतलब उदाहरण के रूप में हम देखें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और ऐबक के जो माता पिता थे, ठीक है, इसके जो माता पिता थे वो बिल्कुल स्वतंत्र थे, वो किसी भी व्यक्ति के गुलाम नहीं थे। ठीक है, तो ऐबक क्या होगा? ममलूक कहा जाएगा। ऐसा गुलाम जिसके माता पिता किसी के गुलाम ना हो, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, वो गुलाम क्या कहा जाएगा? ममलूक कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि गुलाम और ममलूक में क्या फर्क है, और इस बात पे अपने आगे चर्चा करेंगे कि शुरुआती दौर को ही गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, बाद के शासकों को गुलाम वंश के नाम से क्यों नहीं जाना जाता। अब गोरी की मृत्यु के बाद 4 प्रमुख प्रतिद्वंदी आते हैं। अब इनमें जो गोरी का सबसे विश्वास पात्र और सबसे योग्य अपने मान सकते हैं, वो योग्य व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक गोरी के बहुत अनेकों भारतीय अभियानों में गोरी का सहायक था और गोरी का प्रमुख विश्वास पात्र भी था, और जो सल्तनत की जो क्षेत्र, गोरी के साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, दिल्ली और लाहौर, इन क्षेत्रों का जो प्रबंध था, ये आपने कह सकते हैं इनका जो जनरल था, जो सूबेदार था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अब ऐबक संभवतः ऐबक ये बात पहले से जानता था कि गोरी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जो प्रमुख गुलाम हैं उनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस विवाद की स्थिति से निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के जीवन काल में ही उसके अन्य गुलामों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिनसे उनके रिश्तों में कटुता कम हो। उदाहरण के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से, गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से उसने स्वयं विवाह किया। यल्दौज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह हुआ, और उच्च और मुल्तान के सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी 2 बहनों का विवाह किया। 2 बहनों का विवाह किया, एक बहन का विवाह पहले किया और दूसरी का उसके बाद विवाह किया। तो इस प्रकार क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इस मामले में अधिक चतुर था कि किस प्रकार से उत्तराधिकार को प्राप्त किया जाए और कम से कम विवाद की जो तनाव की स्थिति है वो उत्पन्न हो, इसलिए जो गजनी का गवर्नर था ताजुद्दीन यल्दौज, उसकी पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कर लिया और अपनी 2 बहनों की शादी कर दी नासिरुद्दीन कुबाचा से, और अपनी एक जो पुत्री थी उसकी भी उसने शादी इल्तुतमिश नाम के खुद के गुलाम से ही की, जो कि उस समय बिहार का गवर्नर था। तो वो बाद का विषय, इसके बाद जब अपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तब का विषय वो। तो इस प्रकार क्या हुआ कि उसने एक बड़े संघर्ष को वैवाहिक संबंधों के द्वारा टालने का प्रयास किया। अब 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की हत्या होती है, और मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद जो उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी या जो शासक बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 1206 में
मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 15 मार्च 1206। थोड़ी सी इस तारीख को ध्यान में रखना। मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की मृत्यु और 25 जून 1206 को ऐबक का राज्यारोहण होता है। 15 मार्च से 25 जून के मध्य 3 माह का समय ऐबक ने शक्ति को संग्रहित करने में लगाया। हुआ कुछ ऐसा कि जिस समय गोरी की मृत्यु होती है, ऐबक दिल्ली में मौजूद था और ऐबक को इस प्रकार का डर था कि दिल्ली में विद्रोहियों की संख्या अधिक है, जहां उसके राज्यारोहण में कई प्रकार की परेशानियां या समस्याएं खड़ी हो सकती है। और दूसरा कारण, जो दिल्ली था उसकी जो अन्य हिंदू जो शासकों के राज्य थे, जैसे बुंदेलखंड, कन्नौज, इस जो क्षेत्र के शासक थे, हिंदू शासक, उनसे जो दिल्ली की दूरी थी वो निकट थी। कि ऐबक को इस बात का भय था कि उसके राज्यारोहण के अवसर पर या उससे पहले कि कोई विद्रोही शासक या कोई विद्रोही जो है वो दिल्ली पर आक्रमण ना कर दे। इसलिए 3 माह के समय में जो ऐबक था वो असंतुष्ट अमीरों को, जो कि तुर्की लोग साथ आए थे मोहम्मद गोरी के, और जो उसके आमिर थे, तो उनको संतुष्ट करने में और जो अपनी शक्ति को संग्रहित करने में 3 महीने का समय लगाता है। इसी दौरान लाहौर के कुछ आमिर जो हैं वो उसे बुलावा भेजते हैं लाहौर में आने का और राज सिंहासन ग्रहण करने का। ऐबक इस बात को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे एक तो लाहौर के आमिरों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और दूसरा कारण कि जो लाहौर था वो उस समय विद्रोहियों से मुक्त था। लाहौर पर किसी भी दूसरे राज्यों से आक्रमण का खतरा भी नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुंचता है, जहां के अमीर उसका स्वागत करते हैं और 25 जून 1206 को ऐबक राज सिंहासन को धारण करता है। परंतु इस अवसर पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो राज्यारोहण के समय सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। भारतीय इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है कि कोई भी शासक जो है वो बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए राज सिंहासन पर बैठता है। जिस समय उसका राज्यारोहण होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही ग्रहण करता है। इसके पीछे जो कारण है वो क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और शरीयत के अनुसार कोई भी गुलाम शासक नहीं बन सकता। अब गोरी की मृत्यु होगी, परंतु अब गोरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त नहीं किया। इसका मतलब गोरी अभी भी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गोरी का गुलाम है या दास है। अब उस पर जो अधिकार होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे जिस गुलाम पर अधिकार होगा वो अधिकार होगा मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी का। तो इस समय तक 25 जून 1206 ईस्वी तक जो ऐबक था वो गोरी की दासता से मुक्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और उसने केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधियां ही धारण की। ठीक है। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है कि इसी अवसर पर गोरी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने स्वयं के नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुद के नाम का खुतबा भी उसने नहीं पढ़वाया। अब खुतबा क्या चीज है? जब कोई भी शासक है, जब वो किसी राज्य का
अधिकारी या शासक बनता है तो खलीफा के द्वारा मंशूर उसे प्रदान किया जाता था, और जिससे वह अधिकारी हो जाता था कि शुक्रवार जुम्मे के दिन की जो नमाज होगी उस नमाज में उसका नाम जोड़ा जाएगा। ठीक है, उस प्रक्रिया को खुतबा कहते हैं। जुम्मे के दिन मतलब शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज में अपने शासक का नाम जोड़ना, उसकी प्रशंसा करना, वो खुतबा कहलाता है। तो खुतबा क्यों नहीं पढ़वाया? क्योंकि वो गुलाम था, शासक नहीं था। ठीक है, स्वतंत्र होता तो उसे खुतबा पढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता, परंतु क्योंकि वो गुलाम था इसलिए वह खुद के नाम का खुतबा नहीं पढ़ा सका, और उसने अपने जो स्वामी मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम का खुतबा ही पढ़वाया। इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के साथ ही अनेक समस्याएं भी शुरू होती है। बाकी जो 3 बचे हुए गोरी के प्रदेशों के सूबेदार, उनके साथ कुतुबुद्दीन के संबंध कैसे रहे और उन सभी का सामना शासक बनने के बाद कुतुबुद्दीन किस प्रकार से करता है, इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल MDM ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। धन्यवाद।